चलो, अब हम लोग कुछ पास पेपर करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने कुछ एक्सट्रीम मुश्किल क्वेश्चन रखे हैं, कुछ बिल्कुल आसान क्वेश्चन रखे हैं। ज़्यादातर मैंने ऐसे रखे हैं जो कि नए कॉन्सेप्ट हैं और तुम लोगों को समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जोइस टेस्ट स्कूल लास्ट टर्म्स वर 6 7 7 7 8 9 9 10 और 10। रॉ डेटा गिवन है और रॉ डेटा उसने खुद ही अरेंज करके दिया हुआ है, यानी एक काम आपका खत्म हो गया। तो हम दूसरा काम क्या करते हैं, हमेशा इसकी एन की वैल्यू लिखते हैं। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन की वैल्यू यहाँ पे 9। तो इसको लाजमी लिख लेना अपने पास। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेंज। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, माइनस मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 10 - 6 का आंसर आएगा 4। ये आपकी रेंज आ गई। फिर कह रहा है फाइंड द मोड। मोड होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे 7 3 दफा रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो मोड आपका आ गया 7। फिर कह रहा है मीडियन। मीडियन के लिए यार हम फॉर्मूला लगाते हैं n+1 डिवाइडेड बाई टूथ पोजीशन। ये मीडियन का आंसर नहीं बताता, ये मीडियन की पोजीशन बताता है। n की वैल्यू 7 है, तो 7+1 डिवाइडेड बाई टूथ पोजीशन। 7+1 8 होता है, 8 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर आएगा फोर्थ पोजीशन वाला नंबर। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 1 2 3 4। ये आपका फोर्थ पोजीशन पे लाया करता है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये 7 नहीं था। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये 7 नहीं है, ये 9 है यार। तो 9+1 10 हो गया ये। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ पोजीशन होती है। चलो उसको सही करो। 1 2 3 4 5। 8 आपका मीडियन है, आप उसको यहाँ पे लिखो। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका होता था, चलो मैं तुम लोग को बता दूं। असल में कभी भी रो डेटा हो ना आपके पास, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले जानबूझ के नहीं करवाया था ताकि आदत खराब ना हो जाए। करते क्या है, एक नंबर लेफ्ट से काटो, एक नंबर राइट से काटो। एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से और एक राइट से। जो नंबर एंड में बचता है ना, वो बेसिकली आपका मीडियन होता है। तो यहाँ पे ये मीडियन आपका 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये काम कर लेना, कभी भी रो डेटा हो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। आगे कह रहा है the cumulative frequency diagram shows information about the time taken by each of 200 students to solve a problem। यार उसने हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व खुद बना के दी है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जो हमारे आंसर आएंगे ना, वो एक्यूरेट होने चाहिए। अगर तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व खुद बनाते हैं ना, तो फिर आपको एक रेंज गिवन होती है आंसर की। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बना के दे दिया, तो फिर आपको एक्यूरेट आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में यूज द डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। जरा जल्दी से याद करो, मीडियन में क्या करते थे अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में? मीडियन में हम करते थे एन मल्टीप्लाई बाय 50%। एन की वैल्यू वो होती है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है आपके कर्व का, और वो यहाँ पे आ रहा है 200। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50%, ये कितना होता है? 100। ये 100 आपका आंसर नहीं है, याद रखना। ये 100 सिर्फ और सिर्फ आपकी वाई की वैल्यू। वाई पे हम जाके एक लाइन बनाएंगे 100 पे, इस तरीके से। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, ये मेरी स्कैनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो ये आंसर एग्जैक्ट 14 का आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 14 मिनट्स। फिर कह रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल क्या होती है? इंटर क्वार्टाइल होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। और अपर क्वार्टाइल कैसे निकाली जाती है, चलो इस पे बात कर लेते हैं। अपर क्वार्टाइल निकाली जाती है 75% मल्टीप्लाई बाय एन करके, माइनस लोअर क्वार्टाइल निकाली जाती है 25% मल्टीप्लाई बाय एन करके। तो 75% मल्टीप्लाई बाय 200, ये आपका होता है 150। और 25% मल्टीप्लाई बाय 200, ये आपका होता है 50। ठीक है, ये आंसर नहीं है, हमने ये वाली लाइंस वाई एक्सेस पे बना दी। 150, तो 150 आपका 160 और 140 के एग्जैक्ट बीच में आएगा यहाँ पे। और फिर ये इधर आ जाएगा। ये 14 और 16 के एग्जैक्ट बीच में आ रहे हैं। अगेन प्रिंटिंग का थोड़ा इशू है, इस वजह से ये थोड़ा ना अजीब सा बन रहा है, लेकिन ये इधर आ रहा है। तो 14 और 16 के बीच में एग्जैक्ट 15 आएगा। और अगर हम 50 पे बनाए, तो 50 जो है
वो इधर बन रहा होगा, 40 और 60 के एग्जैक्ट बीच में 50 आ रहा होगा। यहाँ पे लाइन बनाएंगे और ये आपका आ गया 10 और 12 के एग्जैक्ट बीच में 11। तो अपर क्वार्टाइल 15 है, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल 11, तो 15 - 11 आपका आंसर आया 4। ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। ठीक है, देखो इतना आसान सा काम है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस अगर फॉर्मूले याद हो और किस तरह उनको लगाना है तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन पे कह रहा है द टेबल शोज द एजेस ऑफ गेस्ट्स एट अ पार्टी। हमें रेंज टेबल दी हुई है और हमें पहले पार्ट में यहाँ पे कह रहा है यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी आपकी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। यार एक चीज याद रख लो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ग्राफ में वो कभी भी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ, देखो ये पी फ्रीक्वेंसी है ना, तो आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लेना। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें किसकी निकालनी है, पी की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस में आएगी, 10 से 20 वाली रेंज में। तो 10 से 20 वाली रेंज का ये वाला बार है, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एग्जैक्ट 2 और 1 के बीच में आ रही है, यानी 1.5। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जगह आ जाएगा 1.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ 10 से लेके 20 का कितनी निकालोगे, 20 - 10, 10 आ जाएगी। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी पी थी, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 15। ये आपकी पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस रट्टा मान लो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ग्राफ में कभी भी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी हो, आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे और उसमें फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना दोगे। आगे एक और क्वेश्चन देखो, पार्ट 3 में कह रहे हैं क्यू ढूंढना है। क्यू भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, फिर से वही काम करेंगे। हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। चलो जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने क्यू की देखनी है। ये 45 से 50 की रेंज में लाया करता है, 45 से 50 की रेंज वाला बार ये है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं, ये आपका एग्जैक्ट इधर आ रहा है, तो ये है आपका 2.5 है आई थिंक, नहीं एक मिनट, 2 से लेके 3 में एक नंबर का फर्क है, और टोटल 10 बॉक्सेज है, तो एक बॉक्स 0.1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2.4 है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी है 2.4 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ देख लो, यार 45 से 50 में कितना फर्क है, 45 से 50 में 5 नंबर का फर्क है, ये आपकी क्लास विड्थ हो गई। तो 45 - 50 होता है 5, तो ये 2.4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपका हो जाएगा, अम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक मिनट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, आई थिंक 12 आना चाहिए, मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आंसर आ गया 12, ये क्यू का आंसर आ गया। ठीक है, आखिरी पार्ट में कह रहे हैं कंप्लीट द हिस्टोग्राम। यार हिस्टोग्राम देखो, हमें यहाँ पे ना उसने ये वाले बार्स बना के दिए थे, ये बार बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये बना हुआ था, और ये बना हुआ था, यानी 10 से लेके 50 तक के बार बना के दिए हुए थे। 10 से लेके 50 तक के बार उसने बना के दिए हुए थे। अब असल में ना बस एक बार हमने बनाना था 50 से 65 वाला, और इसके लिए होता ही है यार, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ है तो हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलती कैसे है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 18 है, डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ कितनी है, क्लास विड्थ 65 - 50 करोगे, तो क्लास विड्थ 65 - 50 करोगे तो ये आएगी 15, तो 18 डिवाइडेड बाय 15 करोगे, तो इससे आपका आंसर जो है आई थिंक 1.2 आएगा। 18 डिवाइडेड बाय 15, इससे आपका आंसर आ जाता है 1.2। जब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाती है फिर हम जाके अपना हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। वो मैंने यहाँ पहले से किया हुआ है, क्योंकि यार टाइम बचाना है और इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1.2 में बनना करना था, ये 1 है, ये 1.2 है, यहाँ से आगे है, और 50 से लेके 65 तक हमने एक ये पूरा बार बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से काम किया जाता है। परेशान नहीं होना, ये जो अभी हमने फ्रीक्वेंसी वाले काम किए ये भी बहुत दफ़ा करेंगे हम, तो उसमें जाके तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा।
और बल्कि अगले ही क्वेश्चन इस चीज का है, और ये सबसे एडवांस क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको ना जरा गौर से सुनते हैं। द हाइट इन सेंटीमीटर of each of 200 plant is measured. The histogram shows the result. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हिस्टोग्राम है, और यहाँ पे उसने सारे बार्स प्लॉट करके दिए हुए ऑल द वे फ्रॉम 50 टू 160। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ मीन हाइट। यार मीन की बात कर रहे हैं वो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है ई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई ऑफ एफ, ऐसे ही है। अच्छा, ई ऑफ एफ हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। ई ऑफ एफ देखो, ये उसने दिया हुआ था 200, ये तो हम निकाल सकते हैं ना इजीली, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ई ऑफ एफ हमने निकाल लिया 200। लेकिन अब ई एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए ना हमारे पास एफ है, ना हमारे पास एक्स है। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं एक्स और एफ की। हमें एक्स की भी वैल्यूज निकालनी है, हमें एफ की भी वैल्यूज निकालनी है। अब अगर मैं जरा तुम लोग को एक्स अगर रिवाइज करवाऊं, तो जरा पीछे चलते हैं। मैं 1 मिनट रुकना, बस मैं तुम लोग को दिखा दूँ। हाँ इधर आओ। ये मुझे एक चीज बताओ, ये एक्स की वैल्यू होती कैसे थी? अगर आपके पास रेंज टेबल हो और आपने एक्स निकालना हो, क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल 0 से 30 की रेंज है, हम इन दोनों को डिवाइड बाई प्लस करते थे और डिवाइड बाई 2 कर देते थे, यानी मिड पॉइंट निकालते थे। तो 0 और 30 का मिड पॉइंट 15 आया। 30 और 60 की रेंज में इसका मिड पॉइंट 45 आया। ये चीज याद है? तो बेसिकली जब भी रेंज इवन होती थी ना, तो उसकी एक्स वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या किया जाता था? हमेशा आपको उसका मिड पॉइंट निकालना होता था। तो अब लेट से हमें रेंज नहीं लिख के दी हुई, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम रेंज ग्राफ में तो देख सकते हैं। ये रेंज ग्राफ पे दिख रही है 50 से 80। तो इसकी एक्स वैल्यू कैसे निकालोगे? 50 और 80 प्लस करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालने की अभी बात हो रही है। तो एक्स की वैल्यू जो है, इसके एग्जैक्ट बीच में लाई कर दी हूँ, ऐसा ही है। तो ये 50 और 80 का एग्जैक्ट बीच ये है, और ये है आपका 65। क्योंकि 60 और 70 का एग्जैक्ट बीच 65 आता है ना। या तो 65 इसका निकाल सकते थे, या तो हम क्या करते, यहाँ पे 50 और 80 प्लस करते, डिवाइड बाई 2 कर देते, तो भी आंसर आपका 65 आ जाता। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर हमारे पास अगला जो बार है उसकी रेंज है 80 टू 100। तो उसकी तो मिड वैल्यू सीधी सीधी 90 आ जाएगी। ठीक है, पहले की आई 65, दूसरे की आई 90। फिर आगे आ जाओ। अगला बार है 100 से 110। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? इसका मिड पॉइंट यार 105 आ रहा होगा। ठीक है, इसका मिड पॉइंट, मैं 1 मिनट इसको थोड़े पतले मार्कर से कर लेता हूँ, जगह कम है ना। 1 मिनट रुको। इसका मिड पॉइंट 105 आ रहा होगा। इसी तरह आगे आ जाओ। अगला वाला है हमारे पास 110 से 120। इसका मिड पॉइंट निकालें। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 115। आसान सा काम है, कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ यार। फिर 120 से लेके 160 तक की हमें रेंज दी हुई, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा होगा? इसका मिड पॉइंट हमारे पास 140 आ रहा होगा। तो इस तरीके से काम किया जाता है। चाहो तो डायरेक्ट कर लो जिसका मैंने किया है, नहीं तो वो पूरा फॉर्मूला लगा लो मिड पॉइंट का। यानी मिड पॉइंट के क्या करते हैं, 120 प्लस 160 करते और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देते। एक्स की सारी वैल्यूज आ गई हैं, इनको जरा लिखते हैं। सबसे पहली वैल्यू आपके पास आई है एक्स की 65, फिर आई है 90, फिर 105, फिर 115, और फिर लास्ट में 140। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज निकालिए। यार अगर तो ये नॉर्मल हिस्टोग्राम होता है ना, हम वाई एक्सेस से उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। लेकिन यह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ है। अभी एक बात मैंने की थी, अभी अभी की थी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ग्राफ में अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, क्या फॉर्मूला लगाते हो? जरा जल्दी से याद करो। मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लोगे तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यानी ये फॉर्मूला लगाओगे सब में। क्लास विड्थ आपके पास ये गिवन है 50 टू 80। कैसे निकालोगे इसकी क्लास विड्थ? सबकी जरा पहले क्लास विड्थ निकाल लेते हैं। इसकी क्लास विड्थ निकालोगे 80
-50 करके, तो ये आएगी 30। फिर दूसरे की क्लास वर्ड कैसे निकालोगे? 80 माइनस 100, सॉरी 100 - 80, ये आपकी कितनी आएगी? 20। मतलब समझ रहे हो, एक रेंज की बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू कर रहे हैं। अब जरा 30 की बता दो विदाउट कैलकुलेशन किए। 110 और 100 के बीच में 10 आएगी। फिर आगे आ जाओ, 120 और 110 के बीच में फिर 10 आएगी। और लास्ट में 160 और 120 के बीच में 140 आएगी। क्लासमेट समझ आ गई है? ये हमने सबकी क्लासमेट निकाल ली है। अब आसान सा काम है, इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी। या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो पॉइंट है जो कि आपका इधर वाई एक्सिस है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में 3.5 आएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 आ रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.6 आ रही है। ठीक है, ये सारी हम वाई एक्सिस वाली वैल्यूज देख रहे हैं। ये वाली वैल्यूज, ठीक है, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज। और फिर लास्ट में जो हमारे पास है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.6 आ रही है। क्लासमेट निकाल ली, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 30, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 30। फिर इधर आ जाओ, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 20, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 70। फिर इसकी क्लास में थी 10 और वो थी 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 40। फिर आगे आ जाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी 3.6 मल्टीप्लाई बाय क्लास में थी 10, तो इसकी आ जाएगी 36। और लास्ट में हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी 0.6 मल्टीप्लाई बाय क्लास में थी 40। 140 मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 40 है। तो 40 का 0.6 आई थिंक 24 होता है। 40 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ये आ जाएगा 24। सबकी फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं येलो में। अब इसको नीचे लिख दो। सबसे पहले बार की फ्रीक्वेंसी थी 30। फिर दूसरे बार की फ्रीक्वेंसी थी 70। थर्ड बार की फ्रीक्वेंसी थी 40। फोर्थ बार की फ्रीक्वेंसी थी 36। और लास्ट बार की फ्रीक्वेंसी थी 24। सब मुश्किल काम खत्म हो गए। अब बस करना ही है यार। जब टेबल बन जाती है एक्स और एफ की टर्म्स में, क्या निकालते हैं? एक्स और एफ, या जिसको आप बोलते हो एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स निकालो, 65 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आएगा आपका 1950। ये आपका आएगा 6300। ये आपका आएगा 4200। ये आपका आएगा 540। और लास्ट में आपका आएगा 3360। अब इन सारी वैल्यूज को अगर प्लस कर दें तो ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो 1950 प्लस 6300 प्लस 4200 प्लस 540 प्लस 3360। ई एफ ऑफ एक्स आपका आ रहा है 16350। और ई ऑफ एफ हमें क्वेश्चन में गिवन था 200। अब यार दोनों चीजें आ गई हैं, बस फॉर्मूले में पुट करते हैं। 16350 डिवाइडेड बाई 200, तो आपका इसका आंसर बनता है 81.7। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज थी। ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक था। और बड़े मजे का यूनिक कॉन्सेप्ट था। रिवर्स वर्किंग थी, आपको ग्राफ से टेबल बनानी थी। तो मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इस वजह से मैंने तुम लोग को कवर करवा दिए। चलो यार आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन भी बड़े मजे का है। रिवर्स वर्किंग है और पहली दफा रिवर्स वर्किंग कर रहे हो, तो इसको जरा गौर से सुनो। सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड हाउ मेनी टेलीविजन प्रोग्राम्स दे हैड वॉच्ड on the previous day. The table shows the results. Number of programs watched 0, 1, 2, 3. Number of children 7, 3, 1 और 5. चलो जरा मुझे याद कराओ, अगर टेबल गिवन होती थी हम उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते थे एक्स और एफ? जरा जल्दी जागो यार, जल्दी जागो और मुझे जरा चैट पे बताओ। तब जागे मैं, नाइस। अच्छा यार, तो यहाँ पे आपकी वो वैल्यू जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3, ये हमेशा आपकी एक्स की वैल्यू होती है, ये डेटा होता है आपका। ठीक है, और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है। चलो जी, इफ द मीडियन इज 2, या जहां पे भी मीडियन वर्ड दिखा आपको, आपने मीडियन का फॉर्मूला लिख लो। मीडियन
पोजीशन इक्वल्स टू n+1/2th पोजीशन। अच्छा, होपफुली तुम लोग को याद हो कि रिवर्स वर्किंग में हम करते क्या है। रिवर्स वर्किंग में हम बेसिकली इस पूरी चीज को इक्वल्स टू समथिंग रखते हैं। ठीक है, रिवर्स वर्किंग हमने मेंसुरेशन में बहुत की है, तो होपफुली तुम लोग को भी याद हो। अच्छा यार, मीडियन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। देखो रिवर्स वर्किंग में ना वो मीडियन की वैल्यू आपको बता देगा। ठीक है, उसने यहाँ मीडियन की वैल्यू हमें क्या बताई है, 2। सवाल ये है, क्या मैं इस चीज को इक्वल्स टू 2 पुट कर सकता हूँ। मुझे जरा बताओ यार जल्दी से, क्या मैं इस फॉर्मूले को इक्वल्स टू 2 पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अबे भाई क्या हुआ यार तुम लोग का, नहीं यार इसको मैं इक्वल्स टू पुट नहीं कर सकता। वजह बताऊं, वजह बताऊं। चलो लेट से अभी ये सबको भूल जाओ। मैंने तुम्हें बोला कि मीडियन जो है ना हमारा, लेट से 8 पोजीशन पे लाया कर रहा है। इसका क्या मतलब होता था यार, याद करूं। मीडियन में क्या करते थे, प्रिंसिपल बनते थे, एफ ब्लॉक पे खड़े होते थे और क्राइटेरिया बनाते थे कि हम यहाँ से जब राइट मूव करेंगे तो 8वीं पोजीशन पे जो बच्चा आएगा उसको हमने पिक करना है। तो पहली क्लास में गए, 7 बच्चे मिले, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। फिर आगे गए, यहाँ पे हमें 8वां बच्चा मिलेगा, राइट, इसी क्लास में मिलेगा ना। लेकिन हम उसका आंसर क्या लिखते थे, हम उसका आंसर लिखते थे 1। ठीक है, तो जो एग्जामिनर आपको आंसर देगा ना वो एक्स की वैल्यू देगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो वाई की वैल्यू बताता है, सॉरी ये फॉर्मूला तो एफ की वैल्यू बताता है। तो अब तुमने ये देखना है कि जो मीडियन 2 आ रहा है, ये जो मीडियन 2 आ रहा है इसकी एफ की क्या वैल्यू है। तो यार ये मीडियन 2 था, इसकी एफ की वैल्यू 1 है, तो हमने इस फॉर्मूले को इक्वल्स टू 1 पुट करना है। समझ आई ये चीज। चलो, अब एक और चीज चाहिए, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कैसे आती है, ई ऑफ एफ को सबको प्लस कर दो, तो 7+3 10, 10+1 11, तो ये बन जाएगा 11+y। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये आपकी एन की वैल्यू है। और हमने असल में करना क्या है यहाँ पे n+1 ढूंढना है ना। तो मैं यहाँ पे n+1 की वर्किंग भी साथ ही कर देता हूँ, n+1। तो हम क्या करेंगे, इस 11+y में +1 करेंगे, तो ये बन जाएगा 12+y। ये आपकी किसकी वैल्यू है, n+1 की। इसको याद रखना कि n+1 जहाँ पे भी वो बोलेगा हम उसकी जगह क्या लिख दिया करेंगे, हम उसकी जगह 12+y लिख दिया करेंगे। चलो, n+1 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 12+y/2 = 1। ये 2 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 12+y = 2। और फिर आपका ये, एक मिनट, आई थिंक मैंने कोई गलती की है। हाँ, गलती ये की है, देखो गौर से सुनो। ये मैंने 1 गलत पुट की है, क्यों गलत पुट की है। यार ये 1 पे पहुंचने के लिए आप किसी सर्टेन क्लासेस से आए होगे ना। सर्टेन क्लासेस का मतलब है आप पहले इधर 7 पे आए होगे, 7 के बाद इधर 3 पे आए होगे, फिर इधर 1 पे पहुंचे होगे। तो 7+3 10, 10+1 11, तो ये 1 नहीं है, ये आपका 11th पोजीशन, ये आपका 11, तो ये आपका बन जाएगा 22। ठीक है, अब आसान सा काम है, ये 12 को इधर बेच के 22 से सब्ट्रैक्ट करवा दूं, तो y = 22 - 12, और y की वैल्यू आपकी आ गई 10। ठीक है, तो ये चीज होती है। मीडियन की रिवर्स वर्किंग बहुत टेक्निकल है, इस वजह से मैंने सबसे पहले तुम लोगों को कराई है। और अभी परेशानी हो, एक और इस तरह का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट बी में, इफ द मीडियन इज 1, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5। इसको इग्नोर करो, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5 ये अभी हमारे काम की चीज है। इफ द मीडियन इज 1, मीडियन अगर 1 हो तो हमने y की वैल्यू बतानी। ठीक है, ग्रेटेस्ट को छोड़ दो, हमें वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। चलो इधर आओ, मीडियन 1 है, ये तो x की वैल्यू है ना। और रिवर्स वर्किंग में हमें फॉर्मूले को किसी चीज के इक्वल टू पुट करना होता है, और फॉर्मूला हमारा जो है ये पोजीशन का फॉर्मूला होता है, और पोजीशन कहाँ से निकाली जाती है, फ्रीक्वेंसी से। यानी इस 1 की पोजीशन ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचने के लिए देखो, सबसे पहले तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो इधर खड़ा हुआ होगा, पहले वो इन 7 बच्चों के थ्रू गुजरेगा, उसके बाद इधर पहुंचेगा ना। तो यार अगर 7 बच्चे यहाँ पे हैं तो 8वां जो बच्चा होगा वो इस क्लास में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि
अगर हमारी n की वैल्यू 8 हो, ठीक है, अगर n की वैल्यू 8 हो तो हम इस क्लास में पहुंच चुके होंगे। अच्छा, अगर n की वैल्यू 9 हो तो भी हम इसी क्लास में होंगे। क्यों? क्योंकि 7 + 3 कितना होता है, 10। हम वैल्यू 10 तक इसी क्लास में रहेंगे। तो अगर n की वैल्यू 10 भी हो, ये तीनों वैल्यूज हो, हमने इसी सेम क्लास में रहना है। यानी अगर n इसमें से कुछ भी रहेगा, अगर n इसमें से कुछ भी रहेगा, सॉरी n नहीं, सॉरी 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 सॉरी, n नहीं, ये हमारा फॉर्मूले की बात होगी, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये वाला फॉर्मूला हमारे इक्वल्स टू हो इन वैल्यूज के, तो इसका क्या मतलब है कि हम इधर खड़े हुए हैं। क्योंकि यार अगर 8 है, अगर आपका आंसर 8 आ रहा है, 8 पोजीशन इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का आंसर 8 आ रहा है, इसका मतलब है आप पहले इधर आओगे, 7 बच्चे यहाँ देखोगे और 8वां बच्चा आपको यहाँ मिलेगा। इसी तरह अगर यहाँ आओगे तो 7वां बच्चा यहाँ मिलेगा और 9th बच्चा भी इधर ही मिलेगा। इसी तरह 7वां बच्चा इधर मिलेगा और 10th बच्चा भी इधर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 7 + 3 कितना होता है, 10। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैंने 11 लिखा ना, तो 7 + 3 10 होता है। 11 आपका इधर आ रहा होगा तो उसके हिसाब से मीडियन हमारा 2 बन जाएगा। मीडियन हमें 2 नहीं चाहिए, मीडियन हमें 2 चाहिए था पहले वाले पार्ट में। ये पार्ट अलग है इस वाले पार्ट से, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमें मीडियन 1 चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, उसने हमसे क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ना। तो हम एक काम करते हैं, हम दो एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं। यानी एक दफा इस फॉर्मूले को इक्वल टू पुट करेंगे 8 के, और एक दफा इक्वल टू पुट करेंगे 10 के। तो देखते हैं कि y की वैल्यू किस में बड़ी आ रही है। चलो आ जाओ। n+1/2, ये इक्वल टू रख रहे हैं हम एक दफा 8 के, और एक दफा हम n+1/2 इक्वल टू 8 पुट कर रहे हैं 10 के। और n+1 की वैल्यू देखो हमने पहले सॉल्व कर ली थी। n+1 और n+1 की ये वैल्यू क्या है, n+1 की वैल्यू 12 + y है। तो 12 + y/2 इक्वल टू 8। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 12 + y इक्वल टू 16। ये 12 इधर जाके 16 से सब्ट्रैक्ट होगा तो y इक्वल टू 16 - 12, और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 4। यहाँ से y का आंसर 4 आया है। जरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम करें तो n+1 की वैल्यू 12 + y थी, 12 + y/2 इक्वल टू 10। ये 2 उधर जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बन जाएगा। तो 12 + y इक्वल टू 20। 12 इधर जाके 20 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो y इक्वल टू 20 - 12, y का आंसर आ जाएगा 8। बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, जब हमने 8 पुट किया या जब हमने 10 पुट किया। 8 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन जब 10 पुट किया तो y की वैल्यू 8 आ रही है। इसका मतलब हम लोग कौन सा आंसर लिखेंगे, उससे बोलता फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपकी यहाँ पे 8 है, ये 8 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से यार किया जाता है। ये मीडियन की रिवर्स वर्किंग है, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल रिवर्स वर्किंग है। तो इसको जरा गौर से सुनना। ठीक है, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, इस तरह के हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, 3 4 क्वेश्चन है इस तरह के। और उस तक जब तक हम पहुंचेंगे ना तो तुम लोग को सब ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब ये भी बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट है, जरा देखते हैं यहाँ पे। द डायग्राम शोज अ गॉज फॉर मेजरिंग द वाटर लेवल इन अ रिजर्वायर, रीडिंग इन मीटर्स टेकन ओवर अ सर्टेन पीरियड पर एज फॉलोज। इतनी रीडिंग्स दी हुई है, या रॉ डेटा है ना। तो एक काम करो, हमेशा रॉ डेटा को अरेंज कर दिया करो। सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या होगी, -2.3। ठीक है, नेगेटिव में आपका उल्टा केस चलता है, तो -2.3 हो गई। -2.3 के बाद उससे छोटी वैल्यू है आपकी -1.6, ये भी हो गई। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू है -1.2, ये भी हो गई। उसके बाद नेगेटिव में उससे छोटी वैल्यू है -0.5, ये भी हो गई। फिर है -0.4, फिर आपकी है 0.1, और फिर है 0.3। क्या बोला था मैंने, जब भी आपके पास रो डेटा है हमेशा पहले अरेंज करो और फिर एन की वैल्यू लिख लो। एन की वैल्यू क्या है, इन सबको प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू 7। अब इसके आगे जो भी करना है ना वो इस काम के बाद किया करो। क्या कह रहे हैं जी, पढ़ते हैं। फॉर दीज रीडिंग्स, पार्ट ए में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बिगर स्मॉलर वैल्यू। बेसिकली रेंज को पूछने का दूसरा तरीका डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेंज पूछ रहे हैं आपसे। बिगर वैल्यू 0.3 है, स्मॉलर वैल्यू -2.3 है।
तो 0.3 माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा 0.3 प्लस 2.3, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.6। ये आपका इसका आंसर आ गया। साइन की गलती नहीं करना, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके हमेशा प्लस हो जाता है, ये कॉमन गलती है यहाँ पर। आगे आ जाओ। फाइंड द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, n+1 ओवर टूथ पोजिशन। एन क्या है? 7, तो 7+1 ओवर 2, तो 7+1 8 होता है, 8/2 4 होता है। 4 में जो आपका नंबर लाई कर रहा है वो आपका मीडियन है। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4। ये फोर्थ पोजीशन पे लाई कर रहा है -0.5, तो -0.5 आपका आंसर है। ये चीज हो गई। आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मीन। अब यार देखो, एक छोटी सी टिप दूंगा। कभी भी नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज एक साथ आ रही हो ना, तो असल में यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जब एक साथ वैल्यूज आती हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों को अलग ट्रीट करो। ये नेगेटिव वैल्यूज है, इसको जरा यहाँ पे आ जाओ लिखते हैं। नेगेटिव वैल्यूज में आपके पास है 2.3, 1.6, 1.2, 0.5 और 0.4। देखो क्या किया है मैंने, गौर करो। -2.3, -1.6, -1.2, -0.5 और -0.4, ये सारी वैल्यूज लिखी है मैंने विदाउट द नेगेटिव साइन। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, इन सबको प्लस करो, और जो आपका फाइनल आंसर हो रहा होगा ना, उसमें नेगेटिव का आंसर साइन लगा देना। तो 2.3 प्लस 1.6 प्लस 1.2 प्लस 0.5 प्लस 0.4, इसका आंसर आपके पास आता है 6। और क्योंकि ये नेगेटिव वाली वैल्यूज थी, तो ये -6 है। और फिर पॉजिटिव वैल्यूज जो थी, पॉजिटिव वैल्यूज में आपके पास था 0.1 और 0.3। इन्हें तो सीधा सीधा अगर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2। अब यार हमें क्या चाहिए होता है बेसिकली, हमें मीन के लिए E f(x), या अभी ये तो रॉ डेटा है ना, इसके लिए आपको चाहिए होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ डेटा का क्या मतलब है, आप इस -6 को और इस 0.4 को प्लस करोगे, ऐसा ही है। तो -0.6 प्लस 4, और टोटल नंबर ऑफ डेटा n होता है, तो वो कितना था? 7। तो -0.6, सॉरी 0.6 नहीं था यार, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको, उसको मिटा रहा हूँ। -6 था। -6 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा -5.6 ओवर 7। तो -5.6 डिवाइडेड बाय 7, इसका आपके पास आंसर आता है -0.8। ये आपका इसका मीन आ गया। ठीक है, इन तीनों के आंसर लिख दो। सबसे पहले उसने डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस 26 था। मीडियन पूछा, मीडियन आपका -0.5 था। और मीन हमारा आ रहा है -0.8। ये हमारे इसके आंसर आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है द हाइट ऑफ 40 चिल्ड्रन वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। हमें टोटल वैल्यू दी थी, ये 40 क्या है? ये 40 आपका E(f) है, या इसको आप n कहो। हाइट दी नहीं है रेंज में, 105 से 115 में 5 बच्चे हैं, 115 से 125 में 10 बच्चे हैं, सो ऑन। पार्ट ए में क्या कह रहा है? पार्ट वन में कह रहा है आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। चलो जरा जागो सारे, मुझे पार्ट वन का आंसर बताओ, क्या आ रहा होगा? मॉडल क्लास का मतलब होता है मोड। क्या आंसर है पहले पार्ट का? जागो यार, कहाँ सो जाते हो सारे? क्लास लेते लेते सो जाते हो, शर्म नहीं आती? सब सो गए भाई, सब सो गए। अनोखे बच्चे मिले मुझे। चलो खैर यार, आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब है मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये कौन सी रिपीटेड वैल्यू है यहाँ पे?
5, 10, 20 और 5। 20 आपकी सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी में कभी आंसर नहीं देते, आंसर हमेशा रेंज वाला। तो हमने ये एग्जैक्ट चीज इधर छाप देनी है, 125 इज लेस देन एच एंड लेस देन एंड इक्वल टू 135। इस तरीके से काम करना होता है, फ्रीक्वेंसी में कभी आंसर नहीं देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुम 20 लिख के आ जाते तो ये गलत चीज थी, ठीक है, हमेशा ये वाला आंसर दोगे, रेंज वाला। आगे आ जाओ, कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीन हाइट। मीन ढूंढना है। देखो, कभी भी मीन ढूंढना, मीन ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हमेशा एक नया कॉलम बनाएंगे एक्स का। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो ये आपका आंसर देखते हैं कितना आएगा, आई थिंक 110 चाहिए, क्योंकि 105 प्लस, हाँ ये 110 आएगा। फिर दूसरा वाला 120 आएगा, फिर आपका 130 आएगा, फिर आपका 140 आएगा। ठीक है, मिड पॉइंट का कॉलम बना लिया। और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें अब चाहिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के लिए हम इस 110 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, तो ये बन जाएगा 550। 120 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन जाएगा 1200। ये 130 मल्टीप्लाई बाय 20 बन जाएगा 2600। और 140 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपका बन जाएगा 700। इन सबको प्लस करोगे तो ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और ई ऑफ एफ हमें क्वेश्चन में गिवन था 40। ई एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, 550 प्लस 1200 प्लस 2600 प्लस 700, इसका आंसर आता है 5050। चलो, ई एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई ई ऑफ एफ, इससे हमारा मीन आता है। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू थी 5050 ओवर ई ऑफ एफ की वैल्यू थी 40, जीरो से जीरो कैंसिल। 505 डिवाइड बाय 40, सॉरी 505 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 126.25। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें फिर से उसने ग्राफ बना के दिया हुआ है, यानी हमें यहाँ पे अपना क्या कहते हैं एक्यूरेट आंसर देना होगा, इसमें रेंज नहीं गिवन होती। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन इज शोन बिलो, और यूज द कर्व टू फाइंड। पार्ट 2 में कह रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज हाइट्स आर इन द रेंज 120 सेंटीमीटर टू 130 सेंटीमीटर। 120 और 130 के बीच में हमने बतानी है। तो देखो, वो हमसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे हमारे लायक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और हाइट हमें दी हुई है, उनकी हाइट है 120 और 130। सिंपल काम है, 120 और 130 पे लाइन बनाएंगे। 120 और 120 हमारा लाई कर रहा होगा 115 एंड 125 के एग्जैक्ट बीच में, इधर आ जाएगा। ये क्या वैल्यू है, ये 0 से लेकर 10 पे 10 नंबर का फर्क है और 10 बॉक्सेस हैं, तो ये आपकी वैल्यू 9 की है। और फिर, हाँ एक मिनट, हाँ, और फिर हमें चाहिए 130। 130 आपका 125 और 135 के एग्जैक्ट बीच में लाया कर रहा होगा, यानी इधर। तो इसकी आपकी वैल्यू है 25। सिंपल इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 25 - 9, 25 - 9, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 16। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द हाइट्स ऑफ सम प्लांट्स वर मेजर्ड, द टेबल बिलो समराइजेज द रिजल्ट्स। हमें हाइट्स दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कंप्लीट द हिस्टोग्राम विच रिप्रेजेंट्स दिस इंफॉर्मेशन। कभी भी रेंज टेबल है और हिस्टोग्राम बनाने की बात हो, तो क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले क्लास विड्थ निकाला करेंगे। क्लास विड्थ 3 - 2 1 होता है, 4 - 3 1 होता है, 5 - 4 भी 1 होता है, लेकिन 8 - 5 3 होता है। अगर क्लास विड्थ हमारी एक भी डिफरेंट आ जाती है, तो फिर हमने साइड पे जाके आराम से लिख लेना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। यानी अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ बनाना है। अगर हम नोट करें तो उसने हमें 2 से लेके 3 वाला और 3 से लेके 4 वाला ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, यानी 2 से 3 और 3 से 4, ये दो उसने प्लॉट करके दिए हैं। हमें ये आखिरी के दो प्लॉट करना है। चलो इसको निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 डिवाइड बाय क्लास में कितनी है 1, तो बेसिकली ये इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 20 ही आएगी। और फिर अगर दूसरे वाले की बात करें
तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 और क्लास विड्थ कितनी है 3, तो बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी 5। चलो बनाना शुरू करते हैं। 4 से लेके 5 तक की रेंज है हमारी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 20 है, यानी इधर तक बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इधर, इधर और इधर। 4 से 5 की बना दी। और फिर आखिरी है 5 से लेके 8 तक की, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5 है। तो 5 से लेके 8, हाँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5 से लेके 8 मेरी, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5 है, यानी इधर बन रहा होगा इस तरीके से। तो इसको बना लेते हैं। इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये ना बड़ा आसान सा। अगर तो आपको डेटा वाली टेबल याद है ना, डेटा वाली टेबल वो जो मैंने सबसे पहले कराई थी जब चैप्टर नया नया शुरू करवाया था, ये वाली कि कौन सा काम कब करना है, अगर तो ये याद है ना तो समझो तुम्हारा आधा काम तो सॉल्व हो ही गया। और ये वाला जो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कैलकुलेट द मिड वैल्यू इफ यू आर गिवन द रेंज टेबल। कभी भी रेंज टेबल गिवन होगी हमेशा मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ऑलवेज कैलकुलेट ई एफ ऑफ एक्स एंड ई एफ फर्स्ट इफ यू हैव टू कैलकुलेट मीन। कभी भी मीन कैलकुलेट करना है रेंज टेबल में तो हमेशा ई एफ ऑफ एक्स और ई एफ पहले कैलकुलेट कर लो। ऑलवेज कैलकुलेट क्लास विड्थ फॉर ईच क्लास इफ यू हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हमेशा क्लास विड्थ पहले ढूंढो। अगर तो डिफरेंट आ रही है तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगी, अगर तो सेम आ रही है तो फिर तुम्हारा नॉर्मल वाला हिस्टोग्राम बनेगा। तो ये अगर डेटा वाली चीजें तुम्हारे दिमाग में है ना तो काम बड़ा आसान सा हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पता था कि हमने क्या काम करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ था, हमने उसकी वैल्यूज निकाली, फॉर्मूलाज लिखा यहाँ पे, और ये पूरा काम यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आ जाओ फिर एक और टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं। डाई प्लेड 3 गेम्स ऑफ क्रिकेट। 3 गेम्स ऑफ क्रिकेट का क्या मतलब है? 3 गेम्स ऑफ क्रिकेट का मतलब है कि एन की वैल्यू 3 है। ऐसा ही, पढ़ो जरा क्वेश्चन। डाई प्लेड 3 गेम्स ऑफ क्रिकेट, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू 3 है। हिज मीन स्कोर वॉज 9 रन। उसने मीन का खुद आंसर दे दिया। एक काम करो, मीन की बात कर रहे हैं ना, मीन का फॉर्मूला लिखो। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय एन। उसने अभी जो सिर्फ पहली लाइन दी है ना, उसकी बेस पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, उसने हमें मीन बताया हुआ है 9 रन। देखो मीन की रिवर्स वर्किंग सिखा रहा हूँ। मीन की जगह लिखोगे 9, एन उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 3, मीन की जगह लिखो 9, सम की जगह चलो कुछ लिख लेते हैं, सम की जगह सम ही लिख लेते हैं, सम। और एन कितना था 3, सम को सब्जेक्ट बनाओ, सम इक्वल्स टू 9 × 3, इसका आंसर आ जाएगा 27। ये सम ऑफ ग्रुप डेटा आ गया आपके पास। फिर आगे क्या कह रहा है, इस मीडियन स्कोर वॉज 8। मीडियन का फॉर्मूला लिखो, मीडियन का फॉर्मूला जरा लिखते हैं। मीडियन पोजीशन इक्वल्स टू n+1/2 पोजीशन। यार अगर तो मीडियन पोजीशन की बात करें तो एन की वैल्यू हमें दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी थी 3। अगर हम लर्नली लगाना शुरू करते हैं तो n+1 आपका हो जाएगा 3+1/2। 3+1 कितना होता है 4, 4/2 का आंसर आ जाएगा 2। यानी यार आसान लफ्जों में पता है हुआ क्या यहाँ पे, उसने हमें क्या बताया, उसने हमें ये बताया कि आपका जो मीडियन है ना वो 8 के बराबर है। असल में मुझे बताओ, अगर 3 वैल्यूज हैं तो इसमें मीडियन क्या आएगा, जाहिर सी बात है बीच वाला नंबर आएगा। तो 2 तो ऑब्वियस आंसर था ना, सेकंड पोजीशन का क्या मतलब है यार, 3 वैल्यूज गिवन है, उसका मीडियन ढूंढे तो जाहिर सी बात है सेकंड वाला आंसर आएगा ना। लेकिन यहाँ पे जो 3 वैल्यूज गिवन थी ना, लेट्स से फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, हमें ये सेकंड वैल्यू का आंसर पता चल गया। सेकंड वैल्यू का आंसर क्या है 8, यानी सेकंड पे जो हमारा नंबर लाया कर रहा है ना वो 8 है। अच्छा फिर आ गया, हिज हाईएस्ट स्कोर वाज 7 रन मोर देन हिज लोएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर का क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ होगा ग्रुप डेटा में, याद है सेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आखिरी में सबसे बड़ा नंबर होता है और शुरू में सबसे छोटा नंबर होता है। तो वो कह रहे हैं छोटा नंबर जो भी होगा ना उससे 7 रन ज्यादा आपका आखिरी वाला होगा। तो लेट से पहला वाला जो हमारा सबसे कम स्कोर है वो एक्स है, तो थर्ड स्कोर कितना होना चाहिए, x+3। ऐसा ही है? अब मुझे चलो इसको करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं,
अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ तो क्या मतलब है, सम निकालना है, और सम का हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से 27। हमने यहाँ क्या करना है, हमने x+8 प्लस x+3 करना है, और इसको इक्वल टू रख देना है 27। तो x+x ये हो जाएगा 2x, 8+3 ये आपका हो जाएगा, सॉरी यार 8+3 नहीं था, ये 7 था, 7 था, 7 था, इसको सही कर लो। थर्ड पे आपका x+7 है, क्योंकि 7 में ज्यादा था ना, तो x+x 8 होगी, और 8+7 इसको सही कर लेते हैं, 8+3 नहीं है, 8+7 है। तो 8+7 आपका हो जाएगा 15 इक्वल टू 27। चलो, तो 15 को उधर ले जाओ, तो 2x इक्वल टू 27 - 15, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12। x को सब्जेक्ट बनाओगे तो 12 ÷ 2, इसका आंसर आ जाएगा 6। ये x की वैल्यू आई है 6। x क्या था, x आपका पहला नंबर था, ये वाला, यानी इसकी अब वैल्यू आ गई है हमारे पास 6 की, ये हमारा 6 के बराबर है। और x+7 में हम क्या करेंगे, 6+7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 13। तीनों नंबर आ गए। उसने हमसे बेसिकली तीनों नंबर ही पूछे थे, पहला नंबर, बीच का नंबर और आखिरी नंबर। तो पहला नंबर 6 है, बीच का नंबर 8 है, और आखिरी नंबर 13 है। इसका ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, टेक्निकलिटी जो है ना, वो सिर्फ मीडियन के फॉर्मूले में होती है। मीन के फॉर्मूले में आपने सिंपली उसके फॉर्मूले को इक्वल टू पुट कर देना है। हमें सम नहीं पता था यहाँ पे, ठीक है, हमें लेकिन उसने मीन बता दिया था 9 है, तो हमने इस फॉर्मूले को इक्वल टू 9 पुट कर दिया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दी। लेकिन मीडियन में ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जो भी आपने पीछे किया था, वो आप इक्वल टू रखते हो पोजीशन के। जो आपको मीडियन यहाँ पे देगा ना, इस मीडियन स्कोर वॉज 8, ये एक्स की वैल्यू है। ये इस फॉर्मूले के इक्वल टू पुट नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को इक्वल टू 8 पुट नहीं कर सकता था, ये चीज गलत थी। ठीक है, तो बस इस चीज का ख्याल रखना होता है, बाकी इसकी रिवर्स वर्किंग बस बहुत आसान सी होती है। एक और क्वेश्चन देख लो, इसी का पार्ट बी है। डाई बैटेड इन अ फोर्थ गेम। अब फोर्थ गेम खेल ली है, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई होगी, एन की वैल्यू अब 4 हो गई होगी। द मीन ऑफ हिज फोर स्कोर्स वॉज 11 रन। उसने मीन की बात कर दी है, यार मीन का फॉर्मूला लिखो, मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे जो मीन है ना, ये मीन किसके बराबर है, 11 के, मीन की जगह 11 रख दो, इक्वल्स टू सम की अगर हम बात करें, तो हमें नहीं पता ना कि चारों जो इसका स्कोर है वो क्या है, वो हमें नहीं पता, हम उसको एक्स बोल देते हैं। लेकिन हमें एन पता है, एन कितना है, 4। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, 11 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 44। ये हमारे पास सम आ गया, किसका, चारों बॉल्स का। जो उसका टोटल रन है, टोटल रन जो उसने किए हैं 4 बॉल्स में, वो 44 है। अच्छा जी, फाइंड द नंबर ऑफ रन्स दैट डाई स्कोर्ड इन द फोर्थ गेम। अच्छा देखो, उसने ये नहीं बोला कि टोटल कितने रन बनाए उसने, उसने बोला मुझे सिर्फ ये बताओ कि फोर्थ गेम में कितने बनाए। तो यार मुझे बताओ कि शुरू के 3 गेम में 27 बनाए हैं, और शुरू के 4 गेम में 44 बनाए। तो अगर हम यहाँ पे 44 में से 27 माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने फोर्थ गेम में कितने बनाए। तो ये आपका कितना आता है, 17, मेरे ख्याल से यही आता है, मैं फिर भी चेक कर लूँ। 44 - 27, ये आपका 17 आता है, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो ये चीज होती है। आगे चलते हैं। 10A पे कह रहा है 50 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ मेनी बुक दे ईच टुक टू स्कूल ऑन मंडे। 50 बच्चों से पूछा गया कि वो कितनी बुक अपने स्कूल में लेके गए हैं मंडे को। द रिजल्ट्स आर समराइज इन द टेबल बिलो। नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नंबर ऑफ बुक्स आपकी एक्स की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी हमें एफ की वैल्यू है। क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई टूथ पोजीशन। और यहाँ पे उसने हमें बताया कि 50 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी आपका ई ऑफ एफ जो है ना, वो 50 है, जिसको हम एन भी कह सकते हैं। चलो फॉर्मूला लगाते हैं पहले पार्ट के लिए। 50+1 डिवाइड बाई टूथ पोजीशन। तो 50+1 51 होता है, 51 डिवाइड बाई 2 का आंसर आएगा 25.5 पोजीशन, यानी वो नंबर जो कि 25 पे, और वो नंबर जो कि 26 पे लाई कर रहा है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। हमें प्रिंसिपल बनना है, और एफ ब्लॉक पे खड़ा होना है। अब हमारे लिए ये है कि जब हम यहाँ से क्लासरूम में वॉक करेंगे, तो हमें 25th और 26th बच्चे को पिक करना है। यहाँ पे गए पहली रूम में, 10 बच्चे मिले, फ्लिप क्राइटेरिया भी हमारा मीट नहीं हुआ। फिर अगले क्लासरूम में गया, 11 बच्चे मिले। अब तक कितने बच्चे मिल चुके हैं, 10 + 11 21। और फिर अगले क्लासरूम में गए, 8 बच्चे मिले।
21 प्लस 8 कितना होता है? 29। यार मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 21 बच्चे मिले और यहाँ पे 29 बच्चे मिले, तो 25 और 26 बच्चा इस क्लास में मिला होगा। तो इस क्लास में एक्स की वैल्यू क्या है? 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 पे भी 2 आ रहा है, 26 पे भी 2 आ रहा है, तो 2+1 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, बेसिकली जब भी आपका मीडियन सेम एक्स की क्लास में लाई कर रहा हूँ ना, तो आपका डायरेक्ट वही आंसर आ जाता है। पहले का आंसर आ गया 2। आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं अगले पार्ट में? कह रहा है मीन। मीन के लिए क्या करते हैं? एक नया कॉलम बताते हैं एफ ऑफ एक्स का। 0 10 0, 1 टाइम्स 11, 8 2 16, 3 3 9, 6 4 24, 7 5 35, 6 4 24 और 7 1 7। इन सबको प्लस कर दो तो ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। 11 + 16 + 9 + 24 + 34 + 24 + 7। ई एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया 126। क्या बात होती है, कभी भी मीन निकाल लो, पहले ई एफ ऑफ एक्स और ई ऑफ एफ निकालो। अब मीन का फॉर्मूला लिखो। मीन का फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई ई ऑफ एफ। ई एफ ऑफ एक्स है 126 डिवाइड बाई ई ऑफ एफ है 50। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा कितना? 2.52 आई थिंक। मैं चेक कर लेता हूँ। 126 डिवाइड बाई 50, 2.52, ये आपका मीन आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने काफी देर से चैट नहीं देखी। सर will you upload the recording? यार राबिया, चैनल पे तो अभी टाइम में अपलोड होगी थोड़ी, तकरीबन आई थिंक 20th तक अपलोड होगी। आज क्या है, 14 है ना? हाँ, ये 20th तक अपलोड होगी, लेकिन गूगल ड्राइव पे अपलोड हो चुकी है। आज वाली मैं रात तक कर दूंगा, रात तक या कल सुबह तक इंशाल्लाह। आगे आ जाओ। द 50 स्टूडेंट्स वर ऑल्सो आस्क्ड हाउ लॉन्ग दे ईच टुक टू ट्रेवल टू स्कूल। अब उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि उनको कितनी देर लगी स्कूल पहुंचने में। द रिजल्ट्स आर समराइज इन द टेबल बिलो। हमें 4 से 6 मिनट वाले बच्चे हैं जो कि 21 है, 6 से 8 मिनट वाले बच्चे हैं जो कि 11 है, और 8 से 10 मिनट वाले बच्चे हैं जो कि 13 है, और 10 से 12 वाले बच्चे हैं जो कि 5 है। लेट कमर्स हैं बिल्कुल। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन याद करो, दो केसेस पढ़ाए थे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पहला केस क्या था? कि या तो एग्जामिनर आपको पहले हिस्टोग्राम बनवा लेगा। ठीक है, क्या एग्जामिनर ने यहाँ पे हिस्टोग्राम बनवाया है? नहीं बनवाया। ठीक है, अब शॉर्टकट लगाओगे। शॉर्टकट क्या होता है? या जो आपको रेंज गिवन है, इसकी मिड वैल्यू निकालो। 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5। 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7। 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9। 10 और 12 के बीच में क्या आता है? 11। ये आ गया। अब देखो, ये आपके कोऑर्डिनेट है 5, 21, 7, 11, 9, 13 और 11, 5। इस तरीके से काम करना होता है। ठीक है, अगर तो हिस्टोग्राम पहले बनवाता तो हमारा डिफरेंट प्रोसेस था। अगर तो हिस्टोग्राम नहीं बनावा, डायरेक्ट मिड वैल्यू निकालोगे। ये मिड वैल्यू एक्स की है और ये वाली वैल्यू वाई की है, इन्हें प्लॉट करना शुरू करो। तो चलो, सबसे पहले है 5 और 21। तो अच्छा, यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं हुई हुई है, तो हमें 5 से 11 तक चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, 2 4 6 8 10 12, इस तरह कर लेते हैं। 2 2 के बाहर दे देते हैं। 2 4 6 8 10 एंड 12। तो हमें चाहिए 5 और 21। तो 5 आएगा हमारा इधर एग्जैक्ट बीच में, और 21 हमारा आएगा इधर। तो 5 और 21 बेसिकली इधर आ रहा होगा। ठीक है, फिर 7 और 11। 7 हमारा आएगा इधर बीच में, और 11 हमारा आएगा इधर। 7 और 11 इधर आएगा। उसके बाद 9 और 13। 9 आपका इधर आएगा, 13 आपका इधर आएगा। ठीक है, तो 9 और 13 ये आ गया। और फिर आपका है 11 और 5। 11 इधर आएगा, 5 ये रहा। 11 और 5 सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब सिंपली इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दो। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। हमेशा ये काम करना है, ये काम कोशिश ना करना कि इसको जीरो से कनेक्ट करने की ट्राई करो, या इसको आगे एंड करने की कोशिश करो। ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ जो हमारे पॉइंट्स गिवन होंगे उनको हमने एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है जमील रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस सेंड बाय द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास ऑन 1 डे। अच्छा, द रिजल्ट्स आर शोन इन द बार चार्ट।
बार चार्ट का क्वेश्चन है, बहुत रेयरली आता है लेकिन आता है। तो वाई एक्सेस पे हमारी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे हमारा डेटा है। यूज द बार चार्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जमील्स क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब होता है कि आपने बेसिकली सारी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है और उन सबको प्लस कर देना है। ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है, इस वाले बार की फ्रीक्वेंसी 4 है, ये इस बार की फ्रीक्वेंसी 8 है, फिर इस बार की फ्रीक्वेंसी 7 है, इस बार की फ्रीक्वेंसी 6 है, और आखिरी वाले बार की फ्रीक्वेंसी 3 है। हमने बेसिकली इन सारी चीज़ों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4 + 8 + 7 + 6 + 3। तो देख लेते हैं। 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, और 22 + 9 ये आपका हो जाएगा 31। अगर मैं गलत करूँ मुझे बता देना, मैंने ऐसे मेंटल मैथ्स किया है यहाँ पर। तो टोटल नंबर आ गए। आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, द मीडियन नंबर। कभी भी मीडियन निकालना हो या मीन निकालना हो, मैंने क्या बोला, टेबल बनाओगे। टेबल में दो चीजें आती हैं, एक्स और वाई की। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स और वाई की नहीं, एक्स और एफ की। तो एक्स की वैल्यूज हैं 3 4 5 6 7 8, और फ्रिक्वेंसी है इनकी 3 4 8 7 6 3। देखो कुछ भी नहीं है, मैंने एक्स की वैल्यूज यहाँ से उठाई हैं 3 4 5 6 7 8, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज मैंने यहाँ से उठाई हैं। अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 / 2। पहले तो ई ऑफ एफ निकाल लो। ई ऑफ एफ कितना है, 3 + 4, और ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन में भी गिवन था। नहीं, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, हमने खुद निकाला था 31। तो ई ऑफ एफ आपका है 31। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। 31 + 1 / 2th पोजिशन, तो 31 + 1 होता है 32। 32 / 2 का आंसर आता है 16th पोजीशन पे जो आपका नंबर लाई कर रहा है वो आपका मीडियन है। चलो जी, यहाँ पे प्रिंसिपल बनना है, हमने राइट साइड जाना है। पहली क्लास में गए 3 बच्चे मिले, उसके बाद वाली क्लास में गए 4 बच्चे मिले। 3 + 4 कितना होता है, 7। लेकिन हमें तो चाहिए था 16 पोजीशन वाला बच्चा ना। फिर और आगे गए, 8 बच्चे मिले। 7 + 8 कितना होता है, 15। अभी भी हमें 16वां बच्चा नहीं मिला। अब जब आगे जाएंगे ना, तो इन 7 बच्चों में से एक बच्चा वो होगा जो कि 16 पोजीशन पे आ रहा होगा, और उसकी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मीडियन का आंसर आ जाएगा 6। और लास्ट में कह रहा है द मॉडल नंबर। मॉडल नंबर का होता है मतलब मोड, और मोड के लिए मैंने आसान सी चीज बताई कि जो कि टॉलेस्ट बार होगा उसकी एक सी वैल्यू लिख दोगे, तो यहाँ पे 5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बार चार्ट अगर तुम लोग के पेपर में आ जाए ना तो समझो पार्टी है तुम लोग की। बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, और सिर्फ चीजें देख के बतानी होती हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। आगे सवाल पे कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ मेनी मिनट्स ईच स्पेंड टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग वन डे। द हिस्टोग्राम समराइजेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने हमें पूरा हिस्टोग्राम बना के दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ है। ठीक है, यानी यहाँ पे फिर से क्या हो रही होगी, रिवर्स वर्किंग हो रही होगी, 100% लिख के ले लेना। यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड बिटवीन 0 and 10 minutes टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल फोन्स। 0 से 10 मिनट की बात हो रही है, हमने बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ग्राफ में खड़े होके फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। और अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लो तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। तो यार असल में हमने 0 से 10 मिनट वाले बच्चे देखने हैं ना, तो इनकी क्लास विड्थ कितनी है, 10, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 1.5। तो ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1.5, क्लास विड्थ है 10, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका 15 होता है। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका, रिवर्स वर्किंग का। सीधा सीधा आंसर 15 आ गया। फिर कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड बिटवीन 25 and 65 मिनट्स। 25 से 65 मिनट के बच्चे चाहिए। 25 कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के एग्जैक्ट बीच में 25 आएगा। ठीक है, इधर ये 25 से लेके हम 60 तक आए हैं। हमें कहाँ तक चाहिए, 65 तक ना। तो 60 और 70 के एग्जैक्ट बीच में 65 आएगा। देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, जरा याद करो। इसकी जरा वैल्यूज देखते हैं। ये 25 है, ठीक है।
ये 60 है, ये 65 है। फिर इसकी ये वाली वैल्यू कितनी थी? ये वाली वैल्यू थी 0.6, और ये वाली वैल्यू थी 1.2। कुछ याद आ रहा है? कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ग्राफ के बाद वो आपसे नंबर ऑफ थिंग्स पूछा करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स का क्या मतलब होता है? आप एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है यार? ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 60 - 25 करो, 60 - 25 कितना होता है? 60 - 25 ये आपका होता है आई थिंक 35। ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? सीधी सीधी 0.6 है। तो एरिया निकालने के लिए 35 × 0.6 करोगे। इसका आंसर कितना आता है? 35 × 0.6, ये आता है 21। एक का एरिया आ गया, दूसरे का एरिया भी इसी तरह निकालना है। 60 और 65 के बीच में 5 नंबर का फर्क है। ठीक है, ये हमने 65 - 60 किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1.2 नंबर का फर्क है। तो 1.2 × 5, इसका आंसर कितना आता है? आई थिंक 7.2। 5 × 1.2, नहीं 6 आता है। तो इसका आंसर 6 आता है। दोनों के एरिया निकाल लिए, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर होंगे। 6 + 35, 6 + 35 कितना होता है? 6 + 35 ये आपका 35 + 6 41 होता है। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है। असल में मैं एक मजे की चीज बताऊं, ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है ना, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर किया है। मैंने अलग तरीके से क्यों करवाया? यार ऊपर वाली वैल्यूज ना आसान थी। ठीक है, उसमें आप आसानी से क्लास वेट निकाल सकते थे। 0 से 10 की क्लास वेट 10 थी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने यहाँ से 1.5 निकाली, इस वजह से यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के फॉर्मूले के थ्रू किया। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल थी, 25 से पहले 60 निकालते फिर लंबी होती ना। दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है। और एक गलती मैंने आई थिंक की है यहाँ पे, और वो ये कि 35 लिख दिया है, और क्यों लिखा है मुझे भी नहीं पता। मैं एक मिनट इसको सही कर देता हूँ। 35 नहीं है, ये 21 था। एक एरिया आ रहा है 21, एक था 6। तो 21 + 6, इसका आंसर आ जाएगा 27। थैंक यू नूर, ये चीज़ हो गई हमारी। आगे आ जाओ। आई थिंक अब तो ऑलमोस्ट आखिरी पे चल रहे होंगे हम। मैं जरा क्वेश्चन देखता हूँ। 1 2 3 4 5, आखिरी के 5 क्वेश्चन रहते हैं। नाइस। चलो इधर आ जाओ। द मीन मास ऑफ अली बेन एंड कार्ल इज 40 kg। यार कितने बंदे हैं? 3। एन की वैल्यू क्या आएगी? 3। एन की वैल्यू 3 है, और मीन मास हमें दिया हुआ है 40। मीन का फॉर्मूला देखो। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ग्रुप डेटा, सॉरी सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय एन। मीन कितना है? 40, इक्वल टू सम नहीं पता एक्स है, ओवर एन। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? नहीं, सम एक्स है, और नंबर ऑफ डेटा आपका 3 है। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 40 × 3। एक्स का आंसर आपके पास आ गया 120 kg। ये बेसिकली आपका टोटल वेट आ रहा है इन तीनों बंदों का। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं द मास ऑफ डैन इज 48 kg। ये चौथा बंदा आ गया। या जब चौथा बंदा आएगा तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। फाइंड द मीन मास ऑफ द 4 बॉयज। अब 4 बॉयज की वो मीन मास निकालने को कह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये आपका आ जाएगा, मीन कितना है? मीन आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि मीन ही ढूंढना है ना। बल्कि एक्स को, एक्स की जगह मीन ही लिख लेता है। मीन इक्वल टू, यार इनका टोटल मास 120 था, 3 लड़कों का, और चौथे लड़के का मास 48 था। इनको प्लस करोगे तो सम आएगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे 120 + 48, और डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है? 4। तो 120 + 48 डिवाइडेड बाय 4। तो मीन आपका आ गया 42 kg। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन था क्यों रेडिंग? यार नूर, जिस क्वेश्चन की तुम बात कर रही हो मुझे भेज दो, तो मैं करवा देता हूँ उसको। क्यूमुलेटिव की रिवर्स वर्किंग मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो अगर तुम्हारे पास है तो मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेज दो, अभी उसको कर लेंगे एंड में, अगर टाइम बचा। क्वेश्चन 34 पे आ जाओ। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय सम फुटबॉल टीम्स ड्यूरिंग वन वीकेंड वाज रिकॉर्डेड। द टेबल शोज द रिजल्ट। चलो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, नंबर ऑफ टीम्स, या जो अरेंज हुआ हुआ असेंडिंग ऑर्डर, ये हमेशा एक्स होता है।
ये, और नीचे वाला हमेशा एफ होता है। इफ द मोड इज जीरो, मोड का क्या मतलब है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, अभी अगर हम इस चीज को छोड़ दें और मैं जीरो और एक्स को हटा दूं, तो हम कैसे निकालते हैं। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब होता है वो एक्स की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो उसके हिसाब से मोड की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इफ मोड इज जीरो, अब उसने मोड जीरो बनाया, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यार अगर मोड को जीरो बनाना है तो हमें फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट चाहिए होगी। अच्छा, किससे हाईएस्ट। यार यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या था, 5। अगर तो मैंने यहाँ पे x5 रखा, तो यहाँ पे हमारा क्लैश हो जाएगा, हम मोड नहीं बता सकेंगे। ऐसा ही। अब क्या करेंगे, हमें 5 से आगे नंबर जाना है ना, तो स्मॉलेस्ट भी हो और आपका रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लो। तो x की वैल्यू रखोगे 6। अब अगर 6 रखोगे तो आपका ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक मार्क का क्वेश्चन था ये, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा x का 6। ये रिवर्स वर्किंग है मोड की जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो कुछ भी नहीं है, आसान लफ्जों में वो आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे बताओगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू आप बताओगे ये चेक करके कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है अभी टेबल में। अगर हम इसको हटा दें तो फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू 5 है। यार अगर तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह 5 रखता हूँ या 5 से कोई छोटा नंबर रखता हूँ, तो वो तो मेरा मोड नहीं बनेगा ना। मोड तो ऐसे निकलता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, तो यहाँ तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, उससे एक पॉइंट आगे चले जाते हैं। तो हम 5 से एक पॉइंट आगे गए, तो ये एक्स की जगह आ गया 6, और ये 6 अब हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की एक्स की वैल्यू 0, और ये हमारी मोड की कंडीशन को पूरा कर रहा है। आगे आ जाओ। इफ द मीडियन इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मीडियन की रिवर्स वर्किंग है। मीडियन का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, n+1/2th टर्म। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को इक्वल टू 1 रख सकता हूँ। अजान हो रही है यार, राफे यहाँ नहीं आती है आवाज ना, बिल्कुल ही खुद ही अंदाजे लगाना पड़ता है इसका। बताओ भाई सारे, जागो जागो जागो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस n+1/2 टर्म को इक्वल टू 1 रख सकते हैं। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों क्यों, देखो भाई देखो, ये जो n+1/2 का फॉर्मूला है, ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है, ये आपको पोजीशन बता रहा है, और पोजीशन कहाँ से देखी जाती है, फ्रीक्वेंसी से। लेकिन ये आपकी क्या है, मीडियन की वैल्यू तो 1 दे रहा है ना, यानी ये आपको एक्स की वैल्यू बता रहा है। भाई तुम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के कैसे इक्वल टू पुट कर रहे हो। एफ इक्वल टू एक्स कैसे बोल रहे हो, ये चीज तो गलत है ना। एफ इज नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये n+1/2 पोजीशन है। पोजीशन हमेशा फ्रीक्वेंसी से देखी जाती है, आंसर हमेशा एक्स में दिया जाता है। ठीक है, तो ये मीडियन इस 1 जो है ना, ये एक्स की वैल्यू बता रहे हैं, हम इसको इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। तो हम इसको बोल रहे हैं इज नॉट इक्वल टू 1। तो किसकी इक्वल टू रखेंगे, देखते हैं जरा। n+1/2 हमने इस 1 की फ्रीक्वेंसी पे रखनी है इक्वल टू। ये 1 देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। 1 आपका ये रहा, एक्स की वैल्यू 1 ये है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ये है। ये पोजीशन कैसे आएगी, आप इस x में +1 करोगे, इस x में +1 करोगे तो इस पोजीशन पे पहुंचोगे ना। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, n+1/2 टर्म, इसको इक्वल टू रखना है x+1 के। ठीक है, तो ये चीज करनी थी यहाँ पे। और अब मैं जरा एक मिनट इसको छोटा कर लूँ, क्योंकि ये यूजलेस चीज है, सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी, हमारी स्पेस बचे। तो इसको इक्वल टू रखा है x+1 के। अब बात आती है n की वैल्यू क्या है। यार n की वैल्यू के लिए आप इन सबको प्लस कर दोगे, तो 2+4 6, 6+5+1 12। 12, और एक आपकी यहाँ पे x की वैल्यू भी थी, तो ये आपका हो जाएगा 12+x। ये आपकी e(f) या n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू में +1 करना होता है ना, तो 12+x+1, तो 12+1 13 हो जाएगा। 13+x जो है, ये वैल्यू आपकी बराबर होगी n+1 के। तो यहाँ पे आ जाओ, n+1 था,
इस n+1 की जगह क्या रखना है, 13+x, तो ये हो जाएगा 13+x/2 = x+1। ये 2 इधर जाके x+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन जाएगा 13+x = 2 मल्टीप्लाई बाय x+1। ये हो जाएगा 13+x = 2x+2। फिर आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को इधर भेज के 2x से सब्ट्रैक्ट कर दो, और इस 2 को इधर भेज के 13 से माइनस कर दो। तो 13 - 2 = 2x - x। 13 - 2 11 होता है, 2x - x x होता है, ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है। फिर एक बात बोल रहा हूँ, मीडियन में यार ख्याल रखना, एक मीडियन वो आपको देगा, आप इस फॉर्मूले को इक्वल टू उसके पुट नहीं कर सकते। आपको इस फॉर्मूले को इक्वल टू पुट करना होता है इसकी फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू से। तो अगर मीडियन 1 है, मीडियन 1 का क्या मतलब है, मीडियन 1 का मतलब है आपकी ये वाली पोजीशन है। तो इस वाली पोजीशन पे कैसे पहुंचोगे, पहले आप इधर आए होगे फिर इधर आए होगे ना। तो x+1 के इक्वल टू रखना था इसको, और n की वैल्यू के लिए हम इन सारी वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। मुझे जो एक वो है ना, वो ये है कि तुम लोग मीडियन के रिवर्स वर्किंग में फंसोगे। मोड का रिवर्स वर्किंग बहुत आसान होती है, मीन की रिवर्स वर्किंग बहुत आसान होती है, इवन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की भी रिवर्स वर्किंग आसान होती है। मीडियन में बच्चा यही गलती करता है, हमेशा इसको इक्वल टू 1 रख देता है, और यहाँ से उसका पूरा आगे 0 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। ठीक है। नूर, मैं देखता हूँ ये क्लास के कुछ क्वेश्चंस करा लो, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक 3 क्वेश्चन रह गए, 1 2 3। चलो जी, यहाँ पे आ जाओ। द masses of 400 goods was measured. The results are shown in the cumulative frequency graph. हमें cumulative frequency का ग्राफ बना के दिया हुआ है। अच्छा, बाय द वे, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा रहे ऐसे बोली हैं जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बनाने को नहीं आएगा। बनाने के बहुत क्वेश्चन हैं, लेकिन क्योंकि आईपैड में बनाने में यार मसला होता है, इस वजह से मैंने वो वाले क्वेश्चन लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है। ठीक है। खैर, यूज द ग्राफ टू फाइंड द मीडियन। मीडियन का क्या मतलब है, n × 50%। चलो सबसे पहले तो n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू वो होती है, वो पॉइंट जो कि कर्व पे हाईएस्ट हो। तो यहाँ पे n आपका 400 आ रहा है, तो 400 × 50%, इसका आंसर आएगा 200। ये 200 इज नॉट एन आंसर। ठीक है। 200 पे लाइन बनानी, 200 पे लाइन बनाओगे, ये लाइन बना रही, इसकी x की वैल्यू देखोगे, इसकी x की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी x की वैल्यू देखो, अगर हम नोट करें तो 64 और 66 में 2 नंबर का फर्क है, और टोटल 10 बॉक्सेस है। तो एक बॉक्स जो है यहाँ पे 0.2 की वैल्यू कैरी कर रहा है। ठीक है। तो 64.2, 64.4, 64.6, 64.8, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, 10 बॉक्सेस है, 2 ÷ 10, तो 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, अच्छा नहीं सही है। तो यहाँ तक आपका आ जाएगा 65, 65.2 और 65.4। मीडियन की वैल्यू है 65.4। ये इसका आंसर आ गया, पहले का आसान सा काम था। आगे क्या कह रहा है, द 30th परसेंटाइल। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, परसेंटेज। यार एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 30% से। एन की वैल्यू है 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 30, परसेंट का मतलब होता है 30/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 120। दिस 120 इज नॉट एन आंसर। 120 पे हम जाके एक लाइन बनाएंगे, 120 पे जब एक लाइन बनाएंगे तो वो इधर बन रही होगी, इधर आई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 64। ये आपका 30th परसेंटाइल का आंसर है, तो इसका आंसर आ गया 64। फिर क्या कह रहा है जी, पार्ट 3 में कह रहा है द नंबर ऑफ गोट्स हुज मास इज मोर देन 66 kg। अब वो आपसे नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहे हैं। देखो, दो तरह के क्वेश्चन होते थे ना, मीडियन, रेंज। अच्छा, रेंज कौन सी, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसमें आपका अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल आता है, परसेंटाइल। इन सब चीजों में आपसे क्या पूछता है, इन सब चीजों में आपसे एक्स की वैल्यू पूछता है। वाई की वैल्यू निकालते हो आप फॉर्मूले के थ्रू, और एक्स की वैल्यू बताते हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम्स जो है ना, वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाई कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स अगर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, हुज मास इज मोर देन 66 kg। मोर देन 66 kg का क्या मतलब है, 66 से ज्यादा। अब ज्यादा तो वो मैक्सिमम तक जा सकते हैं ना, तो असल में ये कह रहा है कि बिटवीन 66 एंड मैक्सिमम।
तो 66 पे हमने एक लाइन बनानी है और 66 पे लाइन एक्स एक्सेस से बनानी है। तो ये 66 है और यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू इतनी आ रही है, ये 240 है। तो ये 240 वैल्यू है। अब 240 से ज्यादा तो हम जितने भी जाएं जा सकते हैं ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 400 थी। ठीक है, तो 400 माइनस 240 करेंगे आप। 400 माइनस 240, इसका आंसर आई थिंक 160 आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है करेक्शन का। सवाल क्या होता है, आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनवा के देगा, ये आपसे बनवाएगा, और उसी के बाद थोड़ी देर बाद वो कहेगा कि ये ग्राफ गलत बना हुआ है। क्या कह रहा है, इट वॉज नोटिस लेटर दैट द स्केल्स यूज वर फॉल्टी एंड दैट द टू रीडिंग शुड ऑल बी 2 किलोग्राम्स मोल। जो ये ग्राफ बना हुआ है ना, ये गलत बना हुआ है। ठीक है, ये गलत बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि असल जो रीडिंग होनी थी ना, वो 2 kg ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी वो पॉइंट पे, जो पॉइंट 60 पे है वो 62 पे होना चाहिए था। तो ऐसे केस में हम करते क्या है, एक एक पॉइंट पिक करेंगे और उसको दो दो पॉइंट्स आगे ले जाएंगे। तो इस 60 वाले पॉइंट को आगे लिख जाएंगे, यानी ये ना असल में कुछ अब इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा जब 2 किलो आगे करोगे। तो चलो इसको करते हैं, 60 वाला पॉइंट 62 पे आ जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ, ब्लैक से ही कर लूँ, ब्लैक से कर लेते हैं। 60 वाला पॉइंट 62 पे आ गया। अच्छा, और कौन से पॉइंट्स पिक करें, 64 वाला पिक कर लेते हैं, बल्कि 62 वाला पिक करते हैं ना। 62 पे ये पॉइंट आ रहा है ना, अब ये आपका आ जाएगा 64, यानी इधर। फिर 64 वाला पिक करते हैं, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा 66 पे, यानी इधर, ये इधर आ गया। फिर 66 वाला पॉइंट पिक करते हैं, 66 वाला पॉइंट ये है, ये 2 kg आगे आएगा तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। फिर 68 वाला पॉइंट पिक करते हैं, 68 वाला पॉइंट ये है, इसको 2 kg आगे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। और फिर लास्ट में हम लोग 70 वाला पॉइंट पिक करेंगे, जो इधर है, तो ये 2 kg जब आगे आएगा तो ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इधर आ गया। सब पॉइंट्स को दो 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 आगे कर लिया। अब क्या करना है, इन सबको आपने एक कर्व के थ्रू जोड़ देना है। और ये कर्व मैं बहुत गंदा बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा काम नहीं करना है। तुम लोग प्रॉपर टेक्निक के साथ बनाओगे स्मूथ कर्व वाले की। और मैं कोशिश करता हूँ कि स्मूथ कर्व बना लूँ यहाँ पे। ओहो, अच्छा जी, चलो जी। यार ये जिसने भी ज्वाइन किया, ये अपने नाम से ज्वाइन करो, मैं तुम्हें किक कर रहा हूँ, नाम से ज्वाइन किया करो अपने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट देख लिया, ये हार्डली 1 से 2 मार्क का आता है। और सिंपली ये होता है कि जो पहले कर्व बना हुआ होगा उसको आप चेंज करोगे उस रीडिंग के हिसाब से जो कि आपको एग्जामिनर ने दी थी। चलो जी, आखिरी के 2 क्वेश्चन रहते हैं, इनको खत्म करते हैं। बल्कि 3 रहते हैं, एक अभी नूर वाला सवाल भी करना है, उसको ब्रेक के बाद कर लेंगे, ऐसा करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, उसको फिर थोड़ा एक ब्रेक के बाद करते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, आंसर द होल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर। द टेबल शोज द कार्स ओन्ड बाय ईच ऑफ 25 फैमिलीज। टोटल उसने बता दिया, ये 25 क्या है, ई ऑफ एफ, या इसको एन बोल लो। यहाँ पे क्या है, ड्रॉ अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन द टेबल। बार चार्ट बनाना है। अब देखो मैं बार चार्ट यहाँ बना नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि करना क्या है यहाँ पर। देखो बार चार्ट बनाने के लिए ना आपके पास एक टेबल होनी चाहिए। अब बार चार्ट की टेबल के लिए आपके पास एक वैल्यू एक्स की होनी चाहिए, एक वैल्यू एफ की होनी चाहिए। अब एक्स और एफ की वैल्यू के लिए तुम लोग को ये करना है, यार ये जितना भी है ना, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो सबसे छोटा नंबर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो जीरो दिख रहा है। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, 4 जीरो है। तो जीरो, 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 जीरो। बल्कि काम करो, इनको बार बार लिखने के बजाय एक्स में लिखो जीरो, और ये 4 दफा रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी में लिख दो 4। इस जीरो को कट करो। फिर मुझे वन दिख रहे हैं। वन कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। 1 2 3 4 5 6 7।
वन आपके 7 टाइम्स रिपीट हो रहे थे। चलो आगे आ जाओ। फिर टू है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। टू 5 दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। टू की फ्रीक्वेंसी 5 है। फिर थ्री है, थ्री, एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। थ्री 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और लास्ट में आपके पास, लास्ट नहीं, फोर है। फोर एक दफा है, और दूसरी दफा ये रहा, फोर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्या रह गया? अरे यार, टू आई थिंक हम लोग गलत किए हमने। टू कितने थे? टू, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। टू 6 दफा थे। हमने एक टू को नहीं लिखा है, इसको सही कर लेना। एक टू को मैं भूल गया था। टू आपका 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा? ये सब हो गए, 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 ये सब हो गए। सिर्फ सिर्फ एक सिक्स बचा है। सिक्स आपका एक दफा रिपीट हो रहा है। अब देखो, ये जो एक्स वाली वैल्यूज हैं, ये आपकी एक्स एक्सेस पे आएंगी। ठीक है। ये जो एफ वाली वैल्यूज हैं, ये आपकी वाई एक्सिस पे आएंगी। और क्योंकि हमने यहाँ पे बार चार्ट बनाना था, तो बार चार्ट में आप इक्वल स्पेसिंग छोड़ते हो। मैं एक रफ सा स्केच यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तुम लोग को, प्रॉपर तुम लोग काम करोगे इस पे। एक्स की वैल्यू 0 से 6 तक है। एक यहाँ पे इस तरह की लाइन बनाओगे वाई एक्सिस की, एक यहाँ पे इस तरह की लाइन बनाओगे एक्स एक्सिस की। तो 0 1 2 3, ओहो, स्पेसिंग गलत कर दी। 2 3 4 5 एंड 6। और फ्रिक्वेंसी में आपकी वैल्यू 7 तक जा रही है ना, तो यहाँ पे आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ मैं स्केच बना रहा हूँ, तुम लोगों को प्रॉपर काम करना है एक ग्राफ पेपर का। ठीक है। तो जीरो वाला 4 टाइम रिपीट हो रहा था, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरीके से। ठीक है। फिर डुप्लीकेट करते हैं इसको। वन वाला 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओहो, जीरो वाला 7 टाइम्स था ना। अच्छा यहाँ देखो, अब जीरो से स्टार्ट हो रहा था ना, तो ये जीरो को क्या करोगे? एक पॉइंट आगे पुश करोगे, यानी वन की जगह जीरो आएगा, टू की जगह वन आएगा, एंड सो ऑन। ये वो हिस्टोग्राम वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इनको अब जरा आगे पुश कर लेते हैं। ये आपका होगा, एक मिनट, 7। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो अब इसको सही कर लो। तो जीरो वाला 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था। वन कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 7 दफा। तो वन को हम बना देंगे 7 पे। कीपिंग इन माइंड इन सबकी वेट सेम होगी। ठीक है। फिर टू कितनी दफा रिपीट हो रहा है? टू आपका 6 दफा रिपीट हो रहा है, इधर आ जाएगा। फिर आपका थ्री 5 दफा रिपीट हो रहा है। थ्री 5 दफा रिपीट हो रहा है, इधर आ गया। फिर फोर 2 दफा रिपीट हो रहे हैं, इधर आ गया। फिर फाइव कहाँ गया? फाइव था, 1 2 3 4, फाइव नहीं था। चलो फाइव, फाइव है ही नहीं। यार ऐसा कैसे हो सकता है? 1 2 3, फाइव है ही नहीं। चलो, फाइव पे कुछ भी नहीं है, सिक्स पे। तो सिक्स आपका एक दफा रिपीट हो रहा है, इस तरीके से। तो रफली ना कुछ इस तरह का बन रहा होगा। बस तुम लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो बार की विड्थ है, ये सब में सेम होनी चाहिए, और इनके बीच में जो स्पेसिंग है, ये भी सब में इक्वल होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ। फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ कार्ड्स। मीडियन निकाल लें। मीडियन के लिए क्या करते हो? फॉर्मूला लगाते हो n+1 वाला। तो चलो फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं यहाँ पे। n+1/2 एन की वैल्यू यहाँ से निकालो, फ्रीक्वेंसी सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करोगे तो 50 आएगा। और ये कैसे पता था हमें? हमें सॉरी 25 आएगा। ये 25 हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है। तो 25+1/2, ये आएगा 26। 26 डिवाइड बाई 2 होता है 13th पोजीशन। तो 13th पोजीशन पे देख लो क्या आ रहा है यार। यहाँ से तुम प्रिंसिपल बन के राइट साइड मूव करोगे, इधर 4 बच्चे मिले, इधर 7 बच्चे मिले, 4+7 11। और फिर आगे जब मूव करोगे तो 11+6 17, यानी 13वां बच्चा आपको इधर मिल रहा होगा। इसकी एक्स की वैल्यू 2। तो आपका इसका आंसर आएगा 2 का। ठीक है। आगे आ जाओ। द मॉडल नंबर ऑफ द कार्ड्स। मोड बड़ा आसान होता है। यार टॉलेस्ट बार कौन सा है? ये वाला। इसकी एक्स की वैल्यू क्या है? 1। ये आपका मोड है।
और द मीन नंबर ऑफ कार्स। अब मीन के लिए देखो क्या करते हैं, हम नया कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का, तो बना लेते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। 0 4 0, 7 1 7, 6 2 12, 5 3 15, 4 2 8, 6 1 6, इन सबको प्लस करेंगे तो ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो 7 + 12 19, 19 + 6 25, 25 + 15 40, 40 + 8 48। यार एक बंदे कैलकुलेटर पे भी कर लेना जरा, ये सारी वैल्यूज को अगर प्लस करें तो 48 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। ई ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास 25 थी। तो मीन का फॉर्मूला होता है ई एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई ई ऑफ एफ। ई ऑफ एफ ऑक्स की वैल्यू थी 48 और ई ऑफ एफ की वैल्यू है 25। 48 / 25, इसका आंसर आता है 1.92। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। क्या कहते हैं यार, आप ये बस आखिरी के दो क्वेश्चन है। अच्छा, चलो, तो हम आगे क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। द लेंथ ऑफ टाइम टेकन बाय 80 ड्राइवर्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जर्नी इज समराइज इन द टेबल। और यहाँ पे हमें टेबल दी हुई है। रेंज टेबल में हमें 60 से 80, 80 से 90, 90 से 95 और सो ऑन 130 तक दिया हुआ है। यूजिंग अ स्केल ऑफ to represent 10 minutes, draw a horizontal axis for times from 60 minutes to 130 minutes। हमें एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है। 2 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि दो बॉक्सेस, ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है और ये दो बॉक्सेस 2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने 2 सेंटीमीटर का वो लेना है। एंड फिर कह रहा है चूज सुटेबल स्केल फॉर द वर्टिकल एक्सिस एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। अब आपने एक्स वर्टिकल जो आपका एक्सिस है वाई एक्सिस, उस पर आप कोई भी स्केल ले सकते हो लेकिन सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे आते हैं जरा। सबसे पहले तो हिस्टोग्राम बनाना हो और रेंज टेबल गिवन है तो हम इसकी क्लास विड्थ निकालते हैं। सबसे पहले की क्लास विड्थ है 20। 80 - 60 किया तो 20, फिर 10, फिर 5, फिर 5 और फिर 10 और फिर 20। क्लास विड्थ सबकी डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ बनेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकालनी होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। तो 4 / 20 इधर होगा, 10 / 10 इधर होगा, फिर इधर आपका 14 / 5, इधर 20 / 5, इधर 24 / 10 और इधर 8 / 20। तो इसका आंसर आप आई थिंक 20, नहीं नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ। 4 / 20 का आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 4 / 20, इसका आंसर आता है 0.2। 4 / 20 का आंसर 0.2, इसका आंसर 1, इसका आंसर 2.8, इसका आंसर 4। 4 / 10 का आंसर 2.4 और 8 / 20 का आंसर आई थिंक 0.4 आना चाहिए। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 8 / 20, 0.4 इसका आंसर आता है। तो ये 0.2 एक फ्रिक्वेंसी डेंसिटी आई। ठीक है, ये 1 एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई, ये 2.8 एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई, ये 4 एक आई, ये 2.4 एक आई और 0.4 एक आई। वाई एक्सिस पे हमेशा हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हमारी ये रेंज होती है। रेंज हमने 60 से 130 तक बनानी थी और 2 2 सेंटीमीटर के बॉक्स छोड़ने थे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जरा देखते हैं। तो ये 60 है, दो दो बॉक्सेस छोड़ के, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, फिर ये 110, ये 120। आई थिंक गलत बना है और उसकी वजह ये है कि हमने 60 को आगे से बनाया, 60 को पीछे से बनाना था ताकि 130 तक आ जाए हमारा ये। तो 60 यहाँ से शुरू होगा, तो ये आएगा 130 इधर और इधर आपका हो गया 60। अब ये वाई एक्सिस बना लिया। अब वाई एक्सिस पे उसने हमें बोला था कि सूटेबल स्केल यूज करना है, यानी आप अपनी मर्जी का यूज कर सकते हो, बस होना सही चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो 0.2 है और लार्जेस्ट वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो 4 है। यानी डेसिमल वाली वैल्यूज भी हैं
और आपकी इंटीजर वैल्यूज भी हैं। मिनिमम वैल्यू 0.2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, एक बॉक्स को 1 का नाम दे देते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ओहो मैंने गलत कर दिया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। चलो प्लॉट करना शुरू करते हैं। 60 से 80 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.2। 60 से 80 करना है। 60 ये रहा, 80 ये रहा। 0.2 का मतलब है कि यहाँ तक आपकी लाइन बनेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बनाने पे आते हैं। ये 80 है, ये 60 से 80 की बन गई। आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं? 80 से 90 पे 1 की बनानी है। 80 से 90 और 1। 80 से 90 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, ये बन गया। फिर कह रहा है 90 से 95, और 90 से 95 पे कितनी बनानी है? 2.8। 90 से 95, 90 से 95, 95 इधर लाई कर रही होगी एग्जैक्ट बीच में, ये 95 है, और 2.8 ये 2 है, ये 2.5 है, 2.6, 2.7, 2.8, ये आपकी इधर बन गई। ठीक है, ये एक और बन गई है। फिर आगे आ जाओ। फिर है जी आपका 95 से 100 4 तक जा रही है। 95 से 100 4 तक। तो 95 से 4, 95 से 4 इधर आई, यहाँ पे इधर आई, और ये इधर आ गई। ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं, बस आखिरी का काम रह गया, और वो है 100 से 110 की आपकी 2.4 तक जा रही है। तो 100 से 110 2.4, 100 से 110 2.4, उसको बनाना शुरू करते हैं। 110, ये आपका 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये आपकी सेकंड लास्ट बन गई। और आपकी आपका आ गया यहाँ पे ये वाला 110 से 130, और इसकी 0.4 पे बनानी। चलो 110 से 130 और 0.4, तो 0.4 आपका यहीं पे आएगा, 0.5 ये है, तो 0.4 इससे एक बॉक्स नीचे। ये आपका पूरा यहाँ पे हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। एक मैंने बस इस तरह का क्वेश्चन लिस्ट भी करवा दिया, क्योंकि हमने खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं की थी कभी हिस्टोग्राम वगैरह की, इस वजह से अभी करवा दी, ताकि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की कंस्ट्रक्शन समझ आ जाए। बाकी इसके अलावा जो हिस्टोग्राम आते हैं वो तो तुम लोग को आते ही हैं, वो आसान से। इस बस एक टेक्निकलिटी जो होती है वो इसमें ही होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाले में। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ बस। और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन पीछे वाले पोस्ट से रिलेटेड है। इन विच इंटरवल डज द मीडियन टाइम लाई? मीडियन पूछ रहे हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइड बाई टूथ पोजिशन। तो यहाँ पे आपकी इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है। प्लस करके हमें पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, प्लस करके इसका आंसर 80 आना चाहिए। तो ई ऑफ एफ आपका 80 के बराबर है। ठीक है, चलो इसकी वर्किंग करते हैं। तो आपका फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई टूथ पोजिशन। तो 80 +1 डिवाइड बाई 2, ये होगा 81 डिवाइड बाई 2, और 81 डिवाइड बाई 2 का आंसर आता है 40.5, जिसका मतलब है कि 40 और 41 पोजीशन पे जो नंबर लाई कर रहा है वो हमारा मीडियन है। तो चलो शुरू करते हैं। 40 और 41 यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले गए 4 बच्चे आए, फिर 10 बच्चे आए, फिर 14 बच्चे आए, अब तक कितने हो गए? 28 बच्चे। 4 + 10 + 14 28 होता है। और 28 में जब आगे जाएंगे तो जब 20 बच्चे मिलेंगे, तो 28 + 20 ये कितना होता है? 48 बच्चे। हमें पोजीशन कौन सी चाहिए थी? हमें पोजीशन चाहिए थी 40 और 41 की। ठीक है, 40 और 41 यहीं पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ 4 बच्चे मिले, यहाँ 10 बच्चे मिले। 4 + 10 14, फिर आगे +14 किया, ये कितना हो गया? 28। और 28 में जब 20 प्लस किया तो ये आप 48 पे पहुंच गए। 48 का मतलब है कि 40 और 41 में बच्चा इधर लाई कर रहा होगा। आपने ये वाला नाम लिखना है। तो 95 इज लेस देन टी एंड लेस देन इट इक्वल टू 100। इस एग्जैक्ट चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ।
ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस आखिरी पार्ट है, और आखिरी पार्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। अब यार मीन के मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब तो होपफुली तुम लोग के लिए आसान हो गया होगा। मीन में सबसे पहले क्या करते हैं, मीन में सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट निकालते हैं जरा इसका, मैं ये वाली वैल्यू मिटा रहा हूँ यहाँ से। मिड पॉइंट रेंज का निकाला जाता है, तो मिड पॉइंट 60 और 80 का मिड पॉइंट 70 आएगा। ठीक है, 80 और 90 का मिड पॉइंट 85 आएगा। 90 और 95 का मिड पॉइंट 92.5 आएगा। 95 और 100 का मिड पॉइंट 97.5 आएगा। इसी तरह 100 और 110 का मिड पॉइंट 105 आएगा। और लास्ट में 110 एंड 130 का मिड पॉइंट 120 आएगा। मिड पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद हम बनाते हैं एफ ऑफ एक्स का, यानी इस मिड पॉइंट की वैल्यू को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 280, इसका आंसर आएगा 850, फिर 92.5 मल्टीप्लाई बाय 40, इसका आंसर आएगा 1295, फिर 97.5 मल्टीप्लाई बाय 20, इसका आंसर आएगा 1950, फिर 105 मल्टीप्लाई बाय 24, इसका आंसर आएगा 2520, और आखिरी में 120 मल्टीप्लाई बाय 8 का आंसर आएगा 960। अब इन सबको प्लस कर दो तो ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 280 प्लस 850 प्लस 1295 प्लस 1950 प्लस 2520 प्लस 960, तो हमारा इससे आंसर आता है 7855। बस अब हमारा काम आसान है, ई एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू आ गई और ई एफ ऑफ की भी वैल्यू आ गई। तो हमारा वैल्यूज को कॉपी कर लेते हैं, 7855, ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 7855, और ई ऑफ एफ की वैल्यू है 80। फॉर्मूला लगाओ, मीन का फॉर्मूला होता है ई एफ ऑफ एक्स ओवर ई एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आ गया 7855 ओवर 80। इस चीज को सॉल्व कर लो, 98.1875 आपका इसका आंसर आ गया, 98.1875। ठीक है, तो ये चीजें थी यहाँ पे यार, हमारे पूरा टॉपिक एंड हो गया।